तो हम लोग यहीं पे रुके थे पिछली क्लास में। कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैकेनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसको ये देखा था कि 3 ब्रांचेस में ये डिवाइडेड है, राइट? सो the branch of physics that deals with the forces acting on bodies in equilibrium or in motion is called mechanics. तो forces acting on bodies in equilibrium का मतलब कि अगर हमारे पास let's say हमारे पास एक ब्लॉक है और इसके ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इधर से इधर से इधर से और इधर से। तो ये सारे फोर्सेस मिलके इसको, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, सारे फोर्सेस अगर एड अप कर दें, लेट्स से दिस इज फोर्स F1, this is F2, this is F3 and this is F4. So if you add each of these forces, the resultant has to be equal to 0, right? अगर इन सब को ऐड करके तुमको वैल्यू 0 मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है ना। द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडीज इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज मैकेनिक्स। तो ये सब चीज जब हम लोग पढ़ते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं और उस फोर्सेस के लगने की वजह से क्या वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम लोग जब पढ़ते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं ना। the branch mechanics is further divided into 3 parts. पहला हो गया स्टैटिक्स, दूसरा हो गया काइनेमैटिक्स और तीसरा हो गया डायनेमिक्स। ये हम लोग जब पहले भी एक बार पिछले क्लास में भी थोड़ा सा मैंने बताया था, तो इसके आगे की चीज हम लोग कर रहे हैं। सो स्टैटिक्स अगर हम लोग देखते हैं, स्टैटिक्स क्या है? दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस ऑब्जेक्ट हैज टू बी स्टेशनरी, राइट? स्टैटिक्स का मतलब ही हो गया स्टेशनरी, राइट? जब ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लगा रहे हो उसके वजह से अगर वो स्टेशनरी है तो दैट कम्स अंडर स्टैटिक्स, राइट? देन कम्स काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या हो गया? दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन इनटू कंसिडरेशन, राइट? तो अब हम लोग काइनेमैटिक्स में क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं बट उसके कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ते, राइट? तो देखो 2-3 चीजें हैं। पहला तो डिफरेंसेस समझ में आना चाहिए स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स का। स्टैटिक्स में हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग लेट्स से फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और इस फोर्स के अप्लाई करने से इफ दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना, या फिर अगर हम लोग बोलें कि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, so when the object is in equilibrium, this comes under statics. The object is not moving at all. Now let's say if we are, you know, applying a force here, and because of this force this object is moving, and then we are calculating the velocity of the object or the acceleration of the object. So what we are doing, we are studying the motion of this object, right? So branch of mechanics will deal with motion of the object in terms of velocity or acceleration. That comes under kinematics. But here we are not concerned with the force which is acting on it. मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, उस पर हम लोग को नहीं कुछ भी करना है। हम लोगों को बस ध्यान रखना है कि मतलब जो भी इसका मोशन हो रहा है ना, उस मोशन में उसका वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ये सारी चीजें जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। और जब हम लोग जो उसका कॉज ऑफ मोशन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे तो वो डायनेमिक्स हो जाता है। वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो स्टैटिक्स वो हो गया जब फोर्सेस लग रहा है और ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है। काइनेमैटिक्स वो हो गया जब हम लोग फोर्सेस जो लगा रहे हैं उसके वजह से जो मोशन हो रहा है, उस मोशन के स्टडी को हम लोग जब करते हैं कि कितना वेलोसिटी है, कितना उसका एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब वो काइनेमैटिक्स के अंदर आता है। ठीक है। अब हम लोग डायनेमिक्स पे आते हैं। तो अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे डायनेमिक्स क्या है? दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ अ बॉडी बाय कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। सो दिस अगेन डील्स विद कॉज, मतलब मोशन, बट इट आल्सो डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन आल्सो। मतलब कि हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो फोर्स उस पे लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे जिसके वजह से उसमें एक्सेलरेशन आया, उस फोर्स के भी स्टडी को हम लोग डायनेमिक्स के अंदर करते हैं। सो द कॉज ऑफ द मोशन
the study of cause of motion is basically dynamics. So when we are applying a force in an object, because of this force, let's say this object is moving with an acceleration a and the mass is m, तो ये आप लोग को पता ही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये जो हम लोग फोर्स के बारे में जब स्टडी कर रहे होते हैं, तो दैट कम्स अंडर डायनेमिक्स. ठीक है, तो ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग करते हैं, लॉज ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारे डायनेमिक्स के अंदर आता है. ठीक है, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वो सब काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब नेक्स्ट है अप्लाइड में फिजिक्स. अप्लाइड फिजिक्स मतलब फिजिक्स का एप्लीकेशन. तो फिजिक्स का एप्लीकेशन किस चीज में? टू मेक एनी यूजफुल डिवाइस. सो दैट कम्स अंडर अप्लाइड फिजिक्स. सो जनरली आप देखोगे आईआईटी वगैरह में कुछ कोर्सेज होते हैं अप्लाइड फिजिक्स का, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज आउटसाइड इंडिया भी वो कोर्सेज ऑफर करती हैं. तो अप्लाइड फिजिक्स का जो डिपार्टमेंट है, दैट यूजेस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स टू मेक सम यूजफुल डिवाइस. मान लो हम लोग एक सेमीकंडक्टर डिवाइस हम लोग बना रहे हैं, जो कि चिप बना रहे हैं, जो कि इसके अंदर यूज होगा, इस हमारे रिमोट के अंदर यूज होगा. तो वो जो चिप हम लोग बनाते हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एक चैप्टर है ना, उसको पढ़ के हम लोगों ने जो नॉलेज गेन किया, उसको नॉलेज को गेन करके हम लोग एक चिप को डेवलप कर रहे हैं, राइट? एक सेमीकंडक्टर चिप को डेवलप कर रहे हैं. दिस कम्स अंडर अप्लाइड फिजिक्स, राइट? So the branch of physics that deals with the application and exploitation of physical laws to make useful devices. So we use these laws which we have studied to make certain devices. This comes under applied physics. By the branch of mechanics that deals with the study of equilibrium condition of a body under action of force is called Statics. Very good. Statics. It's called statics. क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में जब हम लोग स्टडी करते हैं, है ना, उन बॉडी उस पे जो फोर्सेस लग रहा है, दैट कम्स अंडर स्टैटिक्स. Now second question, the branch of physics which deals with the motion of a body is called Kinematics. Good. Now we have hypothesis, axioms and models. ये एक पोर्शन है, तुम देखोगे तुम्हारे एनसीईआरटी में एक डब्बा बना के लिखा हुआ है हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड मॉडल, राइट? तो क्या होता है हाइपोथेसिस, क्या है एक्सियम, क्या है मॉडल्स, क्या है? You should know this. Why? Because this will be using in further chapters. कि by this hypothesis, Bohr's model of atom, ये हम लोगों ने पढ़ा ना, Bohr's model of atom. तो ये मॉडल, वही मॉडल का मतलब क्या हो गया? एक्सियम तो तुम लोग मैथ्स में भी पढ़े हो, है ना? एक्सियम जो है मैथ्स में भी पढ़े हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसका की प्रूफ जरूरी नहीं है, we assume it to be true, are known as axioms, right? तो उसी तरह हाइपोथेसिस क्या है? सपोजिशन है, जो हम लोग सपोज करते हैं, जो हम लोग एज्यूम करते हैं किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, दैट इज हाइपोथेसिस, राइट? सो हाइपोथेसिस, एक्सियम्स, मॉडल्स, these are the three different things which we'll be doing right now. So first of all, everything cannot be proved with physics and mathematics, right? You cannot prove everything, right? You have to assume certain things, right? Assumptions. It is why? Because physics and mathematics are based on assumptions, each of which is variously called a hypothesis, axiom or postulate, है ना? कुछ assumptions हैं जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं, वो axiom हो गया. अदरवाइज hypothesis और postulates उसको कहते हैं, जो हम लोगों ने assume किया है, right? तो we cannot prove everything by physics and mathematics. Why? Because physics and mathematics itself is based on certain assumptions or certain hypotheses, right? Or postulates. So that's why we cannot prove everything by physics and mathematics. Example, if you see,
The universal law of gravitation proposed by Newton is an assumption or hypothesis which he proposed out of his ingenuity. So basically, ये जो universal law of gravitation, just a second, just give me a second. Yeah, sorry, Bachchu. So the universal law of gravitation proposed by Newton is an assumption or hypothesis. Again, इसका कोई प्रूव नहीं है, बट उन्होंने एज्यूम किया. और क्यों एज्यूम किया? क्योंकि इसको एज्यूम करने के बाद वो काफी सारे जो नेचुरल जो आसपास जो फिनोमिना था उसको वो एक्सप्लेन कर पाए उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से. सो दिस इज बेस्ड ऑन अगेन हाइपोथेसिस, राइट? Another example is so before him there were several observation experiments and data on the motion of planets around the sun, motion of moon around the earth, pendulums and freely falling bodies on earth. So these were the observations which were there, but there was no explanation to these observations. और इन ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन कैसे आया? जब उन्होंने एज्यूम किया कि कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका मास है उनके बीच में जो फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? तो ये जो एजम्पशन हुआ, इस एजम्पशन से वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया और उससे इनका एक्सप्लेनेशन आया. So if you see the definition of hypothesis, hypothesis is a supposition without assuming that it is true. We don't assume it to be true. It is something which we assume that this is there and then we prove it to be true. We use the application of that and then we can define certain then we can explain certain natural phenomena which is happening. So hypothesis is that supposition without assuming any supposition, without assuming that it is true. So it will not be fair. जैसे कि हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का प्रूफ किसी को हम नहीं बोल सकते कि प्रूव करके दिखाओ, राइट? बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव. इट कैन बी वेरीफाइड, है ना? इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. कोई भी चीज हम लोग सपोज करते हैं या एज्यूम करते हैं और उसको बाद में हम लोग वेरीफाई करते हैं बाय आवर ऑब्जर्वेशन, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनसे जो ऑब्जर्वेशन आता है it can be verified and substantiated by experiments and observation. हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना? उससे जो ऑब्जर्वेशन आएगा, उस ऑब्जर्वेशन से हम लोग को ये पता चलता है कि जो हम लोगों ने एजम्पशन किया था वो सही है या गलत है, राइट? पहले से हम लोग नहीं मानते हैं सही, बट जो हम लोगों ने सपोजिशन किया या एजम्पशन किया, उस एजम्पशन को बाद में जाके हम लोग वेरीफाई करके बताते हैं कि जो हमने एजम्पशन किया है वो सही है. सो दैट थिंग इज नोन एज हाइपोथेसिस. नाउ एक्सियम, अगर जैसे कि एक्सियम तो हम लोग को पता है, मैथ्स में भी हम लोग काफी यूज करते हैं. एक्सियम इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, राइट? सो कई सारे एक्सियम्स हैं, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है. जैसे
पैरेलल लाइंस वाला हम लोगों ने एक्सियम पढ़ा था कि जो corresponding angles होते हैं वो equal होता है, right? That was an axiom, right? Similarly, there are many such mathematical statements which has been assumed to be true, which has been that's a self-evident truth which does not require any proof. So that comes under axiom. और मॉडल क्या है? बेसिकली जो हम लोगों ने a model is a theory proposed to explain observed phenomena. तो बेसिकली हम लोगों ने एक कोई ऑब्जर्वेशन किया, लेट्स से बोर ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम लोग जो बोर मॉडल था, बोर मॉडल ऑफ एटम, उसमें उन्होंने जो भी जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में, और उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में जिसमें वो एनर्जी होता है, राइट, उसी के बराबर एनर्जी होगा तभी वो ये जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली उन्होंने पॉस्टुलेट्स दिए, बोर का पॉस्टुलेट था कि भाई ये कंडीशन होना चाहिए, तब हम लोग मानेंगे कि ये मतलब बोर मॉडल में एटम जो है इस ये पर्टिकुलर मॉडल फॉलो करेगा, राइट। तो ये जो मॉडल है ना, दैट इज अ थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमिना। तो जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है उसके लिए जो थ्योरी हमने डाला, कुछ पॉस्टुलेट्स जो डाले, वो पूरा पॉस्टुलेट्स मिलाकर वो एक पूरा मॉडल कहलाता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देखो, अ डैश इज अ सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू। क्या है इसमें? हाइपोथेसिस। सेकंड अगर हम लोग देखते हैं, इट इज अ सेल्फ एविडेंट Axiom. थर्ड हम लोग आते हैं, दिस इज अ थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन Model. proposed to explain the observed phenomena, right? अब फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो फिजिक्स का यूज टेक्नोलॉजी में कैसे और सोसाइटी में कैसे है ये हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ साइंटिस्ट का क्या उनका बेसिकली उन्होंने क्या क्या दिया है थ्योरी, और क्या टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। So see, the connection between physics and technology can be seen in many examples, right? So sometimes technology give rise to new physics, at other times physics generates new technology. मतलब कभी कभी टेक्नोलॉजी से फिजिक्स सीखते हैं और कभी कभी फिजिक्स से टेक्नोलॉजी डेवलप होता है। मतलब पहले टेक्नोलॉजी आ जाता है और बाद में उसका रीजन ढूंढते हैं हम, राइट। तो ये हो गया कि टेक्नोलॉजी से फिजिक्स डेवलप करना। और कुछ कुछ क्या है कि जब अगर तुम्हारे पास थ्योरी है और उसको यूज करके तुम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो, तो दैट इज जनरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी यूजिंग द फिजिक्स, द नॉलेज विच यू हैव, राइट। So these are two different things. Basically, we'll take examples of each. So for example, the discipline of thermodynamics arose from the need to understand and improve the working of heat engine. मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी पहले आ गया, स्टीम इंजन का डेवलपमेंट पहले हुआ और बाद में उसका अंडरस्टैंडिंग आया कि भाई इसका हम लोग एफिशिएंसी कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो स्टीम इंजन पहले डेवलप हुआ और उसके बाद उसके बिहाइंड, उसके पीछे का फिजिक्स डेवलप हुआ कि उसको स्टीम इंजन का एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें इसका इनपुट जो एनर्जी है, जो आउटपुट एनर्जी है, उससे हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बाद में डेवलप किए। तो फिजिक्स केम लेटर ऑन, बट द टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट जनरेशन। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टडी था ना, उसका जरूरत ही तब महसूस हुआ जब हम लोगों ने हीट इंजन डेवलप कर लिया। उसके पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई ही नहीं जाता, ठीक है। सो स्टीम इंजन, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल भी दिया तुम्हें, स्टीम इंजन एज वी नो इज इनसेपरेबल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in England in 18th century, which had great impact on the course of human civilization. हम लोगों ने पहले भी देखा है भाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शुरुआत ही स्टीम इंजन से हुआ, राइट। तो स्टीम इंजन पहले आया और बाद में फिर थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टडी किया। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किया तो वहाँ पे पूरा टेम्परेचर हो गया, उसका एफिशिएंसी हो गया, है ना, सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए, अलग अलग टाइप के इंजन पढ़ना शुरू किए कि भाई रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, हीट इंजन्स कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बाद में पढ़ी, पहले हम लोग स्टीम इंजन डेवलप कर लिए।
इसका उल्टा wireless communication technologies that follows the discovery of basic laws of electricity and magnetism. यहाँ पे क्या है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के थ्योरी आए और बाद में हम लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन को डेवलप किया. सो टेक्नोलॉजी वाज later developed, physics came before. So basically the development of electricity and magnetism as the core physics subjects, that came before, and then we use the application to develop this wireless communication technology. Okay, so this is how physics and technology is related. तो थर्मोडायनेमिक्स के केस में और स्टीम इंजन के केस में हमने देखा कि पहले स्टीम इंजन आया, बाद में थर्मोडायनेमिक का स्टडी आया. और यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन में देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की पढ़ाई हुई और बाद में उससे वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोगों ने डेवलप किया. ठीक है. So physics gives rise to technology. Is the example of physics giving rise to technology is silicon chip. Silicon chip again, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि सेमीकंडक्टर्स का जो थ्योरी है वो पहले आया और बाद में सिलिकॉन चिप हम लोगों ने डेवलप किया. और वो सिलिकॉन चिप को हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, हर जगह जो वो मदरबोर्ड में जो चिप्स लगे होते हैं वो सिलिकॉन चिप्स हैं बेसिकली. सो फिजिक्स गिविंग राइज टू टेक्नोलॉजी इज द सिलिकॉन चिप that triggered the computer revolution. तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 माना जाता है इसको. ठीक है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 वो तब था जब स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब आया जब सब चीज ऑटोमेटेड हो गया. ऑटोमेटेड होने के लिए कंप्यूटर का डेवलपमेंट होना जरूरी था. तो वो जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, वो जो रेवोल्यूशन आया, वो क्यों आया? सिलिकॉन चिप के वजह से आया. और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बाद में आया और पहले फिजिक्स उसका डेवलप हुआ. So most significant area to which physics has and will contribute is the development of alternative energy resources. अच्छा, अब आगे क्या, आगे फिजिक्स का क्या यूज है ना सोसाइटी के लिए? बेसिकली अगर हम बात करें तो फिजिक्स का यूज क्या है कि जो भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ना, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको टैप करने के लिए हम लोग फिजिक्स का काफी यूज कर रहे हैं. हम लोग सोलर एनर्जी जो हम लोग पढ़ते हैं, जो टैप कर रहे हैं, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस यूज ऑफ फिजिक्स, राइट? तो ये जो बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर फास्ट, इट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड वेरी फास्ट, तो हम लोग को एक ऑल्टरनेटिव अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना है. वो ढूंढेंगे कैसे? फिजिक्स को यूज करके हम लोग वो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी को ढूंढेंगे. सो प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज अनस्टॉपेबल एंड दैट्स व्हाई फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. सो दैट्स व्हाई, बिकॉज देखो प्रोग्रेस कभी रुकेगा नहीं, उसी तरह जब प्रोग्रेस नहीं रुकेगा तो फिजिक्स का स्टडी भी कभी नहीं रुकेगा. हमेशा हम लोग फिजिक्स को स्टडी करेंगे और उस प्रोग्रेस के पीछे की कहानी हम लोग जानेंगे. So physicists try to discover the rules that are operating in nature on the basis of observation, experimentation, and analysis. So what does physicists do? They try to observe the nature and try to discover the rules which are operating in nature on the basis of their observation, what they observe around, do some experiments, and then analyze the result of those experiments. तो ये कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी बाय सम फिजिसिस्ट है. आर्किमिडीज ने क्या क्या दिया भाई? प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी और प्रिंसिपल ऑफ लीवर बेसिकली इन्होंने डेवलप किया. गैलीलियो गैलीली गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं. एंड देन वी हैव हाइजेंस वेव थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, जो ऑप्टिक्स में आएगा. वहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो गया या डिफ्रैक्शन हो गया, ये सारे फिनोमिना जो आए थे वो हाइजेंस के वेव थ्योरी से ही निकल के आए. सो दिस वाज हिज कंट्रीब्यूशन. देन न्यूटन का हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा है, लॉ ऑफ मोशन देखा है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सारे न्यूटन के कंट्रीब्यूशंस थे. माइकल फैराडे, इन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, जिससे कि सारा जो जनरेटर का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो वर्किंग है, दैट वाज गिवन बाय माइकल फैराडे ओनली. So these are some contributions of some of the people. Then we have Pauli's exclusion principle. ये हम लोग again हम लोग जब ये
मैटर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं। फिर फर्मी का ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन इन्होंने दिया था। हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स में काफी काम किया है, और अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे ये चैप्टर, जहाँ पे ये बोला जाता है कि किसी भी एटम का एक साथ आप उसके पोजीशन और मोमेंटम दोनों के बारे में नहीं जान सकते। सो दिस वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग, है ना, विच इज नोन एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब अगर एक को अच्छे से जानोगे, पोजीशन को अगर तुम जानोगे, तो उसका जो मोमेंटम है वो तुमको कुछ प्रोबेबिलिटी उसमें एरर होगा, और अगर मोमेंटम को मतलब प्रिसाइजली जानोगे तो उसके पोजीशन में कुछ ना कुछ एरर हो जाए। तो दोनों को एक साथ हम लोग नहीं जान सकते। दिस इज हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। फिर ये पॉल डेराक है, इन्होंने रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे काफी काम किया है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पे काफी काम किया है। उसी तरह हबल ने ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स जो थ्योरी जो होता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इस पे इन्होंने ये थ्योरी दिया था। Similarly, we have Madame Curie who discovered, radium and polonium and studied natural radioactivity. Curie's law आता है जो radioactivity वाला chapter करेंगे। Einstein basically he gave the photoelectric effect and theory of relativity. Rutherford gave the nuclear model of atom. Neil Bohr he gave the quantum model of hydrogen atom. C.V. Raman again inelastic scattering of light by molecules. So है ना, Raman effect जिसको हम लोग कहते हैं। So Raman effect, which deals with the scattering of light by molecules of medium when they are existed to vibrational energy levels, is given by, ये तो हम लोग को पता ही, right? Second हम लोग अगर देखें, what is the contribution of Neil Bohr to the society? So he gave option A. Then if we come to the third question, steam engine was invented by James Watt. James Watt. James Watt. We'll do this second thing now. Just give me a moment. I'll just open this second slide. We'll continue with the same chapter. Now what we are going to do is basically different kinds of forces, fundamental forces in nature. So there are certain forces in nature, for example, gravitational force. Then we have electromechanical forces. And then we have third kind of force is strong nuclear force. And the fourth is weak nuclear force. So these are the four basic forces in nature, fundamental forces in nature, which we need to study, right? So fundamental forces of nature are, first is gravitational force, second is strong nuclear force, third is weak nuclear force, and the fourth is electromagnetic force. Please write down. So these are the four fundamental forces of nature. So जितने भी forces हैं वो that will lie in one of these four categories. All the forces which we are going to see will lie under one of these four categories. जो चारों फोर्स हम लोग कर रहे हैं, जो भी फोर्स करेंगे देखेंगे, वो इनमें से ही किसी एक के टाइप है. So if you see, gravitation का तो हमें पता ही है, हम लोग एक एक करके डिटेल में करेंगे. तो ये बेसिकली एक ब्रीफ दिया हुआ है कि ग्रेविटेशन, जैसे सोलर सिस्टम को यहाँ पे जोड़ के रखने के लिए हम लोग ग्रेविटेशन का यूज करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, राइट. तो यहाँ पे और फिर वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, उसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है. Which of the following are fundamental forces of nature? Gravitational force. Both A and B basically. है ना, gravitational force and strong forces basically. Electromotive force नहीं है, electromagnetic force है. So that was wrong.
Now dash forces plays the key role in formation of galaxies. तो galaxies का formation किससे होता है? Gravitational force. We'll do gravitational force one by one. We'll do this in detail. So gravitational force क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है भाई, दो चीज होता है, एक ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? बताओ. So gravity is the gravitational force applied by Earth. Gravity is gravitational force applied by Earth. So basically the force in which one of the object is Earth, मतलब all the force of attraction due to Earth on any other object is force of gravity. और gravitational force क्या है? Any two objects. Force of attraction between any two objects which are having mass. तो वो gravitational force हो गया. तो ये difference समझो. Force of gravity और gravitational force का ये difference है कि gravity जो है वो अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, तो हमेशा अर्थ इन्वॉल्व रहेगा. मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना. तो ये GIF इमेज दिखा रहा है कि न्यूटन पढ़ रहे थे, उसके सर पे एप्पल गिरा और उसको पता चल गया कि भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसी से आया था. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा मैंने बताया, इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, राइट. सो बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, right? Now we know that gravitational force is a universal force. Universal force क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिसके बीच में मास, जिनके ऊपर मास है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा. तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे करेगा और मून पे जाएंगे तो नहीं करेगा, या स्पेस में जाएंगे तो नहीं करेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज देयर, राइट. सो इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स. देन every object experiences this force due to every other object in the universe, and that's why it is known as universal force, right? So every object which has a mass will experience this gravitational force due to every other object which is present in the universe, right? And so that's why it is known as universal force. In particular, gravity governs the motion of the moon and artificial satellite around the Earth. Yes. बताओ बेटा. कोई कुछ बोल रहा था? हर्ष कुछ पूछ रहे थे क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कट के आ रही है आवाज. पूछो फिर से, क्या पूछ रहे हो? हर्ष. सो हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स में. तो इन पर्टिकुलर ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ. ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी में हमने बोला कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट. तो ये जो मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, वो किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से. क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. दो तरीके का फोर्स होता है ना, एक सेंट्रिपिटल फोर्स होता है. हर्ष ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर व्हाई डू वी नॉट फील और ऑब्जर्व द ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, बिकॉज इसका जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है. अभी हम लोग देखेंगे Gm1m2 by r² निकालोगे ना, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो जो वैल्यू है 10⁻⁻10 या 9 न्यूटन के आसपास रहता है. तो ये जो वैल्यू इतना कम है कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, बिकॉज द वैल्यू ऑफ दीज ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वेरी लेस. जब तक कि हेवनली बॉडीज नहीं इन्वॉल्व, मतलब जैसे अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो उस केस में तो फोर्स तुम
महसूस करोगे, और मतलब यू विल फील दैट फोर्स, बट बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर कोई दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का मास इतना लेस है कि इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम रहता है, जिसको कि हम लोग फील नहीं करता। वो अभी आएगा आगे के स्लाइड में, हम लोग पढ़ेंगे भी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने बताया कि भाई अर्थ के ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, लेट्स से अर्थ इज एट द सेंटर, सो इट प्रोवाइड्स दैट नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टू एनी ऑफ दीज सैटेलाइट, मून और सैटेलाइट, मून है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसको जो ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। कोई भी चीज सर्कुलर या एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कब करेगा, जब उसके अंदर हमेशा अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो ये जो अंदर की तरफ, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। So this force is called centripetal force, और ये जो centripetal force act हो रहा है, this centripetal force is being provided by which force here? Gravity, force of gravity यहाँ पे centripetal force provide कर रहा है, जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में या फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। So that is being provided by the force of gravity. So in particular, gravity governs the motion of the moon and artificial satellite around the earth, motion of the earth and planets around the sun. सर सेंट्रिपिटल फोर्स एक बार फिर से बता दीजिए। या सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, एक मिनट देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है, अगर हम लोगों ने मान लो एक हमारे पास एक स्टोन है, उसको हम लोग एक थ्रेड से बांधकर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो तुम ऑब्जर्व कियोगे ये थ्रेड क्या करता है, इसको रोके हुए इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसी के वजह से तो ये राउंड राउंड मूव कर रहा है ना। अगर ये थ्रेड टूट जाता तो ये क्या होता है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में सीधा निकल जाता। सर्कुलर मोशन में तो इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि अंदर की तरफ हर समय पुल कर रहा है एक फोर्स इसको, राइट, अंदर की तरफ कैसे पुल कर रहा है फोर्स इसको, इसीलिए ये हर मोमेंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले इधर जा रहा था, फिर इधर जाने लगा, फिर इधर जाने लगा, तो ये डायरेक्शन का चेंज इज बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द रेडियस, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में। सो ये जो कोई भी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, जो कि उसके डायरेक्शन को हर मोमेंट पे चेंज कर रहा है, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज centripetal force. So in fact, any object moves in circular path because of this centripetal force. If there is no centripetal force, object will never move in circular path. It will move in straight line, right? So because हमें पता है कि ये जो सैटेलाइट और मून है, ये अर्थ के अराउंड जो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी, वो हमेशा एक अभी तो हम लोग एज्यूम करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो क्यों मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, भाई उसको तो कोई हम लोग धागे से बांध के रखे नहीं है ना भाई, वो तो सीधे निकल जाना चाहिए। लेकिन वो इसलिए मूव करता है क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है हमेशा सेंटर के तरफ, और वो फोर्स उसको हमेशा उसको फोर्स कर रहा है अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए और सर्कुलर पाथ में मूव करने। ओके, थैंक यू। और वही रीजन है, अर्थ और प्लैनेट भी जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच सन अप्लाइज ऑन अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। क्लियर? So gravitational force, it plays a key role in the formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters. This we have seen earlier also. हम लोग एग्जाम्पल जब कर रहे थे तभी भी देखे थे कि ये जो गैलेक्सी फॉर्म हुआ है या एवोल्यूशन ऑफ स्टार हुआ है और जो गैलेक्टिक क्लस्टर्स जो फॉर्म हुए हैं, अलग अलग जो जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वैसे ही अलग अलग क्लस्टर्स हैं, ये सब फॉर्मेशन किसके वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स।
Now law of gravity has symmetry because it is same at any place in nature, right? तो मतलब बेसिकली ये सिमेट्रिक है, हर जगह पे नेचर में ये एग्जिस्ट करता है, और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सिमेट्री बिकॉज इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द नेचर. Now properties of gravitational force, if we see it one by one. So पहला gravitational force का property क्या है? Gravitational force act between two bodies. So between two bodies form an action and reaction pair. The forces are equal in magnitude but opposite in direction. देखो यहाँ पे gravitational force दो ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग बात करें, let's say एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये मान लो मास m1 है और ये मास m2 है. तो m2 जो m1 पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और m1 जो m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा. ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना. ये तो तुम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े हो, 9th क्लास में था, है ना. सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी और एफ डैश जी, ये दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. तो ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर बना रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, से इसी को तो एक्शन और रिएक्शन पेयर बोला जाता है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. That is, the forces are always equal in magnitude but opposite in direction. This is the first property of gravitational force. Clear? Second property पे आते हैं हम लोग. Gravitational force between two bodies is independent of the nature of the medium. Medium पे depend नहीं करता है ना. तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हम लोग करते हैं, कूलम्स लॉ वगैरह निकालते हैं ना, वो मीडियम पे डिपेंड करता है. चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा ना, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि भाई मीडियम एयर है या वैक्यूम है या वाटर है या कोई और मीडियम है. ग्रेविटी में ऐसा कुछ नहीं है. चाहे तुम एयर में रहो, मतलब बाहर बीच में दोनों ऑब्जेक्ट के एयर है, या फिर दोनों मास के बीच में वाटर है, या फिर उसके बीच में कोई केरोसिन ऑयल है या कुछ भी है, कोई भी मटेरियल होगा उसके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इक्वल ही होगा. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीडियम विच लाइज बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम. एयर, वाटर, ग्लास, कुछ भी डाल दो इन दोनों के बीच में, ये दोनों मासेस हैं, इनके बीच में आप कोई भी मीडियम डालो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा, इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसी के बराबर होगा चाहे कोई भी मीडियम. ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज. यही अभी एग्जाम्पल अभी हमको हर्ष जो पूछ रहे थे, है ना, उनका यही जवाब है कि जो लाइट बॉडीज है, हमारा मास, तुम्हारा मास, इसमें तुम अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो g का वैल्यू है 6.67 10 टू द पावर -12 लेट्स से, और m1 m2 मान लो, है ना, 80 kg और 85 kg ऐसे कर लें, और r स्क्वायर मान लो हम दोनों के बीच में 2 मीटर के डिस्टेंस पे 2 स्क्वायर कर लेते हैं. ये जब कैलकुलेट करोगे ना, तो ये देखो, ये कैलकुलेशन 10 टू द पावर -10 लेवल का आएगा. तो बिकॉज ये देखो 10 टू द पावर -10 तो बहुत छोटा क्वांटिटी हो गया ना, तो फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है. और यही अगर अर्थ ले लेते, तो अर्थ का जो मास है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg के आसपास है. तो ये +24 जो हो गया ना, ये वैल्यू इसका ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो उस केस में फिर हम लोग वैल्यू इसका इतना ज्यादा हो जाता है कि ये हम लोग को फिर कंसिडर करना पड़ता है. मतलब जो फोर्स है वो अच्छा खासा फोर्स होता है, जिससे कि वो अर्थ पुल कर रहा हो. Now what are the properties of, so यही gravitational force के properties आगे हम लोग कर रहे हैं. Gravitational force is appreciable in case of massive bodies like stars and planets. भाई अगर एक ऑब्जेक्ट हेवनली ऑब्जेक्ट है, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट है, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, अर्थ, है ना, ये these are examples basically.
then the gravitational force will have an appreciable value, मतलब ठीक ठाक वैल्यू हो, जिसके एक वजह से जो फोर्स लगेगा वो ठीक ठाक होगा. Now second, it is the weakest force among all the forces but has the strongest range, like longest range. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. फोर्स जो है ना, जितने फोर्सेस हम लोगों ने देखे, 4 तरह के फोर्स देखे ना. एक देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स, है ना, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, और तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स. इन चारों फोर्सेस के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, बट इट हैज द लॉन्गेस्ट रेंज. लॉन्गेस्ट रेंज मतलब बहुत दूर तक भी इस फोर्स का इफेक्ट रहता है. यही वजह है ना कि तुम देखो, even the stars are being attracted by the gravitational pull of the earth, or you know, even the moon or any other satellite is being attracted, so they are at a very far distance, still the force of attraction is there. So range इसका बहुत ज्यादा है, but value इसका बहुत कम है. Weakest force with longest range, this is another property. Third is it is a conservative force in nature. कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया पिछले क्लास में. देखते हैं कौन बताता है. किसको ही नहीं बताएगा. So जो फोर्स पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है. पाथ डिपेंडेंट फोर्स नहीं, वर्क डन पाथ डिपेंडेंट. उस फोर्स के वजह, उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा. ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं. बहुत बढ़िया प्रियांशु, बहुत जबरदस्त बच्चा होती है. हर साल हमको 1-2 बच्चा मिलता है जो एकदम, है ना, छोटे शहर से होके भी इन सबको बताता है कि भाई मेहनत करने से ही आगे सूरज उगता है. ज्ञानी महात्मा, ये जो नोएडा वाले ज्ञानी महात्मा सब हैं, आधे वीडियो ऑफ है, गेम वेम खेल रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है. नहीं, हाँ? अरे अबुदय, क्यों तुम्हारा ये ऑफ है? ऑन तो करो. तुम कितने दिन हो गए तुमको देखे हुए हमको. दिव्यांश स्टार्टिंग में ऑन था. स्टार्टिंग में ऑन था तो मेरा ऑन है. हाँ, दिव्यांश अच्छा बच्चा. कर रहा हूँ. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है ना, कि ऐसे फोर्सेस जिसके वजह से वर्क डन जब हम लोग करते हैं वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. तुमको देखो, अब एग्जाम्पल में बताता हूँ. तुम लोग पढ़ चुके हो इस चीज को, लेकिन यही टर्म नहीं पता है. हम लोगों ने ये किया है ना, मान लो एक ऑब्जेक्ट को सीधा उठा के यहाँ ले जाएं, या फिर उस दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे ले जाके रखें. तो हम लोग जब वर्क डन करते हैं तो वर्क डन क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. h हाइट तक लेके जा रहे हो तो वर्क डन क्या लिखते हैं, mgh लिखते हैं. mgh इस केस में भी mgh लिखेंगे और इस केस में भी mgh लिखेंगे. तो पाथ डिपेंडेंट नहीं हुआ ना. यहाँ पे जो वर्क डन हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, mg क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिससे अर्थ उसको पुल कर रहा है. राइट. वेट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो फोर्स अर्थ पुल कर रहा है जिस फोर्स से, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटी is doing some work. When you are taking an object to a height h, it is doing some work, and that work is mgh, and that is not path dependent. Even if the path is different, only the height matters, the displacement matters, right? Final and initial position, right? ये जो ICSC के ज्ञानी बच्चे हैं, इन सबको कंजर्वेटिव फोर्स पता नहीं है. तुम लोग नहीं पढ़े कंजर्वेटिव फोर्स? पक्का पढ़े हो तुम लोग? वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में नहीं पढ़े हो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव? सर कॉन्सेप्ट पढ़ा था पर वो टर्म नहीं बताया था. टर्म नहीं पता. सो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर. सबको समझ में आ गया कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है ना? अभी देखो, इसलिए मैं कंजर्वेटिव फोर्स पे इतना तुल डाल रहा हूँ, क्योंकि 4-5 चैप्टर के बाद ना एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स का यूज है. बेसिकली जो वर्क एनर्जी वाला चैप्टर हम लोग करेंगे अभी, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स में ही एनर्जी कंजर्व जब हम लोग करते हैं ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा ना, तभी हम लोग कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहेगा. अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया ना, तब एनर्जी कंजर्व नहीं रहता. एग्जाम्पल, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कौन एग्जाम्पल बताएगा? जो बताएगा एकदम उसको तो आज हम एकदम आशीर्वाद दे देंगे, IIT नीट पक्का निकलेगा. बताओ, इजी है, दिमाग पे जोर.
फ्रिक्शन, बहुत जबरदस्त। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना बच्चे, है ना। फ्रिक्शन देखो पाथ डिपेंडेंट क्यों होगा, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा ना कि तुम किस पाथ से लेके जा रहे हो। कहीं पे फ्रिक्शन ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। कभी लंबे पाथ से लेके जाओगे तो ज्यादा तुमको फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब फ्रिक्शन फोर्स है वो पाथ पे ही तो वेरी करेगा ना, जितना लंबा पाथ उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, मतलब उतने देर तक फ्रिक्शन लगेगा। तो उसके वजह से वर्क डन जो होगा दैट विल बी पाथ डिपेंडेंट। तो फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। प्रियांशु तुमको दे दिया आशीर्वाद, बस मेहनत करो 2 साल बढ़िया से, तुम्हारा पक्का निकलेगा। तुम आईआईटी का तैयारी कर रहे हो ना? यस सर। रक्षित है, रक्षित आया है, नहीं आया रक्षित? नहीं आया सर। तो वो नीट का कर रहा है ना? यस सर। चलो, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। नाउ इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू ग्रेविटॉन्स। ये मतलब एक थ्योरेटिकल टर्म है ना। द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटॉन्स, है ना। जैसे आयंस वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे ग्रेविटॉन एक टर्म दे दिया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। थ्योरी है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं, बस जान लो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जो कम्युनिकेट होता है ये फोर्स, वो कम्युनिकेट कौन करता है? ग्रेविटॉन्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग को इसका कोई यूज नहीं 11th-12th। आगे रिसर्च में जाओगे तो फिर उसके टर्म्स में बात करें, बट हाँ दिया हुआ है चैप्टर में, एनसीईआरटी में, तो इसीलिए हम लोग कवर करें। इट इज मास डिपेंडेंट एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंडेंट होता है? मास पे डिपेंडेंट होता है। हम लोगों ने देखा ना, F इज इक्वल टू G m1m2/r²। किस पे डिपेंडेंट है? मास पे डिपेंडेंट है। चार्ज का इस पे तो कोई रोल नहीं है। तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड मास डिपेंडेंट। मास पे डिपेंडेंट होगा, चार्ज पे इंडिपेंडेंट होगा। चाहे उस पर कोई भी चार्ज हो या ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो gravitational force we know that is equal to F is equal to G m1m2/r². So it is only dependent on mass and not on charge. So it is mass dependent and charge independent. Now let us do some questions जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज क्या है भाई? बताओ आंसर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, है ना। रिपल्सन नहीं, अट्रैक्शन। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है ग्रेविटी। Which of the following is a property of gravitational force? All of the above. All of the above. Mass dependent है, longest range है, weakest force है। All of the above is the answer. बढ़िया एकदम। बहुत स्ट्रॉन्ग आई फॉर डिटेल है दिव्या का, तुरंत देख लेती है आंसर दिव्या। नहीं, ये बहुत जरूरी है ना। दिव्या, you have taken PCB, right? Yes, sir. तुम नीट का तैयारी करो, तुम्हारा तो एकदम इतना तेजी से तुम करोगे कि 180 में 180 सही हो जाएगा। फिर हम लोग का भी फोटो आएगा कि भाई हमने पढ़ाया था इसलिए आया। बच्चे का खुद से ही आता है, आपके मेहनत से आता है। हम लोग बस आपको गाइडेंस दे सकते हैं। बट हाँ, यू हैव दैट कैलिबर, आई कैन सी दैट थिंग, यू आर नोटिंग एवरीथिंग। मैंने कल बताया, सब डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, टीचर लोग। हमने बताया एक बच्ची है जिसको मैंने पूरे टाइम देखा नोट करते हुए पहले दिन। आज तो बहुत लोग नोट कर रहे हैं, पहले दिन मैंने बस तुमको ऑब्जर्व किया। इट्स अ वेरी गुड साइन। Thank you, sir. सेकंड पे आते हैं हम लोग भाई। और क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमेट्री? किसमें सिमेट्री है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सिमेट्री है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। अगली क्लास में जो बाकी 3 फोर्सेस है उसको पढ़ के ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे। और इस वीकेंड पे हम लोग क्या करेंगे, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो वीकेंड क्लासेस में हमारे पास इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आएंगे, उनके लिए हम लोग मैथमेटिक्स यूज्ड फॉर फिजिक्स,
जो भी मैथमेटिक्स हम लोग को फिजिक्स के लिए जरूरत है ना, जो डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, फंक्शंस हो गए, ये सब चीज तुमको नहीं आएगा तो फिर अगर हम लिखेंगे भाई अभी क्या है, जैसे ही फोर्स वाला चैप्टर शुरू होगा ना, मैं लिखना शुरू कर दूंगा F इज इक्वल टू ma दैट इज m dv बाई dt, तुमको लिखेगा पता नहीं सर क्या ये पागल जैसा चीज सब लिख रहे हैं। तो ये सब चीज तो समझना पड़ेगा ना पहले कि क्या होता है, dv बाई dt क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, या फिर ऐसे एक सांप का ऐसे फोटो बनाएंगे और लिख देंगे ADV, तुम बोलोगे पता नहीं ये क्या रस्सी बनाया सब, और इसके ऊपर नंबर भी लिख दिया 10 से लेके 20, राइट। तो ये सब चीज का मतलब पहले समझ में आएगा। आतिया डोंट गेट फ्राइटेंड, दीज आर इजी थिंग्स, आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये सब चीजें जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो भी जरूरी है। तो इस वीकेंड पे तो फिजिक्स की क्लास खासकर, चाहे तुमने IIT करना है या नहीं करना है, you should all come and attend that class. Why? Because that is the mathematical portion which we'll be using in physics. So even if you have not enrolled for any of the integrated program, आप लोग को फिर भी वो क्लास अटेंड करना चाहिए। जो ओनली PCM वाले बच्चे हैं, अधिराज है ना, हाँ अधिराज है, तुमको भी पिटाई करके तुमको IIT का तैयारी कराना है हमको, माधव भी है ही, तो अधिराज, माधव, दिव्या एंड आई थिंक प्रेक्षा, आप सभी बच्चे जो बच्चे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए नहीं हैं, बस PCM के लिए हैं, प्लीज फिजिक्स की क्लास अभी जब तक मैं मैथमेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा फिजिक्स के क्लास में वीकेंड पे, मैथमेटिक्स नीडेड फॉर फिजिक्स, वो क्लासेस आप लोग अटेंड कीजिए। मैं ग्रुप में तो डालूंगा तो आप लोग को भी डाल दूंगा, तो यू विल गेट दोस क्लास का लिंक, ओके। एंड इफ यू डोंट गेट इट प्लीज रिमाइंड मी कि सर आपने लिंक नहीं भेजा ना, तो मैं भेज दूंगा, मैं याद कर लेता हूँ, ध्यान रखूंगा कि आप लोग, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.